ठीक है, हम लोग का केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम भी पढ़ लिए। तुम्हारे बुक में कुछ ग्राफ दिया हुआ है जो छूट गया। ठीक है, तो पहले हम उस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं, तब फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक ग्राफ है। ठीक है, ये एक ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ में हम लोग इधर टाइम लिए हुए हैं और इधर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ग्राफ में देख रहे होगे, एक ऐसे गया, ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ ऐसे पैरेलल, और एक जो है ऐसे गया और ऐसे पैरेलल हो गया। ये जो है रिएक्टेंट का है, ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है, और ये किसको शो कर रहा है? प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर देखो पैरेलल हो गया, दोनों हो गया ना, यहाँ से पैरेलल स्टार्ट हो गया दोनों ग्राफ। तो जब रिएक्शन होता है, ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जीरो रहता है। यहाँ जीरो है तो जीरो से ही इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ये इंक्रीज करता गया, यहाँ तक बढ़ा, और यहाँ से क्या हो गया? पैरेलल हो गया, अब कांस्टेंट हो गया, बढ़ नहीं रहा है ना। उसी तरह से रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ आने के बाद अब देखो एकदम कांस्टेंट हो गया, अब कुछ डिक्रीज नहीं हो गया। मतलब सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट पे देखो कि जहाँ पर जिस पोजीशन में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हुआ है, उसी पॉइंट पर प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, लेकिन इसके बाद अब टाइम आगे बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये टाइम है ना, ये टाइम है ना, यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है, रिएक्टेंट का भी चेंज हुआ, प्रोडक्ट का भी चेंज हुआ, लेकिन इसके बाद कोई कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं हो रहा, ना तो रिएक्टेंट का और ना ही प्रोडक्ट का। इस ग्राफ का ये मीनिंग है, समझ गए? क्लियर? ठीक है, उसके बाद एक और ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, ये ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया गया है? रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज होता है। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट का जो है रेट हम ऊपर से देंगे, और रिएक्टेंट का रेट जो है घटते घटते यहाँ पर आ गया, नीचे से प्रोडक्ट कर रहा है, दोनों सेम हो गया, यहाँ पर सेम हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर से दिखा रहा है, किसका दिखा रहा है? रिएक्टेंट का। ठीक है ना, और ये ग्राफ किसको दिखा रहा है? प्रोडक्ट का। समझ गए? और ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये क्या दिखा रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। समझ गए? जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो इनिशियली जो है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसमें बहुत था, और प्रोडक्ट का जीरो था। तो प्रोडक्ट का धीरे धीरे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, और रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, और दोनों देखो यहाँ पर आकर के सेम हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आ गया समझ में? इस ग्राफ को भी समझ में आ गया? यानी ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन।
और ये क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे उसका रेट इंक्रीज कर रहा है और फॉरवर्ड रिएक्शन का धीरे धीरे रेट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, समझ गए? आ गया समझ में ये? उसके बाद जो है एक और ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया गया है टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ही है, टाइम और इधर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें मेनली दिया गया है अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये रिएक्शन जो बनाया गया है इसमें क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है। इसी रिएक्शन के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो इसको बैलेंस करते हैं तो कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ 3 देंगे और यहाँ 2 दे देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया। हाँ, तो सबसे ज़्यादा कौन है, हाइड्रोजन 3 मोल है तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अमोनिया 2 मोल है और नाइट्रोजन 1 मोल है ना। तो हाइड्रोजन को हम ऊपर दिखाएंगे, जैसे हर एक ही ग्राफ में सबको दिखा रहे हैं। ये हुआ हाइड्रोजन का, धीरे धीरे अब यहाँ के पैरेलल हो गया, ये हुआ हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन घटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बढ़ेगा और फिर पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, सब पैरेलल हो गया, नहीं यहाँ तक चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में सबका, और इसके बाद जो है सबका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। अब और कोई ग्राफ तो नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके पहले हमको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जब इक्वल होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड का रिएक्शन का, तभी ना होता है इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the concentration terms, directly proportional to the concentration terms raised to some power which is equal to the coefficient of that reactant। एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, उस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, तो उस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे उसके ऊपर सम पावर होगा, और वो पावर किसके बराबर होगा, जो बैलेंस्ड इक्वेशन में कॉफिशिएंट होता है उस मॉलिक्यूल का। समझ गए? आया समझ में? तो ये होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिख लिया ना? तो जैसे हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सिंपल जैसे एक रिएक्टेंट ए है और बी के साथ रिएक्ट किया और ये बना दिया प्रोडक्ट, ये जो है प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ये हुआ रिएक्टेंट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए दे दिए तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है ना? तो ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आया समझ में? अब इसको हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं।
तो अगर हम आर हटाएंगे, आर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये दे दिया है फिलहाल, ठीक है, के दे दिए हैं। इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलेंगे। ये जो के हो गया, ये क्या हो गया? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो के क्या हो गया यहाँ पर? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं, इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं किया गया। अब एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे इसको बैलेंस कर दिया गया, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, और प्रोडक्ट। तब हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर रेज टू सम पावर which is equal to the coefficient of that reactor। इसका कोफिशिएंट क्या है? a है, इसलिए इसके ऊपर पावर a हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है रिएक्टेंट b, उसका कोफिशिएंट क्या है? b, इसलिए हम इस पर पावर b देंगे। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या है, इसमें हटा देंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में दिखा रहे, ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। इरिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे तब ना इक्विलिब्रियम का केस आएगा। हाँ, ये जो दिखा है सब रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इरिवर्सिबल। अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन इन जनरल लेते हैं। हम लोग लेते हैं रिएक्शन, ए और बी आपस में रिएक्शन किया और ये बना रहा है सी एंड डी। ए का कोफिशिएंट स्मॉल ए लिख देते हैं, बी का कोफिशिएंट स्मॉल बी, सी का कोफिशिएंट स्मॉल सी, डी का कोफिशिएंट स्मॉल डी। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, रिवर्सिबल इक्वेशन है, दोनों ही डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना? अब होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर एफ कर देते हैं। क्या चीज? उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the concentration of the reactant raised to some power। ठीक है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो इंट्रोड्यूस करेंगे एक कांस्टेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो के एफ बना देंगे इसका। ठीक है ना? और जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना है जब भी हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर कराते हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है ना? आइसोथर्मल कंडीशन में रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और फिर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और बी प्रोपोर्शनल टू, अब ये रिएक्टेंट हो जाएगा ना, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाएगा। समझ गया?
इक्वल टू KB ठीक है, समझ गया। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction to rate of backward reaction, यानी क्या हो गया, RF इक्वल टू RB, ठीक है ना। RF क्या है, KF to KB होगा। अब इसको क्या करेंगे, KB KF है इधर, KB को इधर ले आएंगे, ठीक है। अब जो है KF और KB दोनों क्या है, कांस्टेंट ही है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। KF और KB क्या है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। KF क्या है, रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, KB भी है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब ये दोनों कांस्टेंट है ना, इसलिए अलग अलग रखने की क्या जरूरत है, इसके लिए एक नया कांस्टेंट हम बना देते हैं, दोनों करके मिला करके, ठीक है। तो नया जो हो गया उसको हम लोग बोलते हैं KC, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KC हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट, KB हो गया वेलोसिटी कांस्टेंट और KC हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, समझ गया, हाँ। तो KC जो है हमारा क्या है, KC इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यही है लॉ ऑफ, मैथमेटिकली यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे, इसी को अब लैंग्वेज में लिख देंगे, हो गया वो लॉ। मैथमेटिक्स में लिखा है तो नहीं होता है लॉ, हाँ, तो उसको अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, हाँ, समझ गया कि नहीं, ठीक है। जो अभी हम लोग मैथमेटिकली अचीव किए थे, मैथमेटिकली जो चीज़ लाए उसको लैंग्वेज में लिखा गया है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, डिसाइड कर लेंगे क्या रखना है। कह रहा है कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यहाँ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है ना, यहाँ प्रोडक्ट मतलब जो बन रहा है ना, जो, ठीक है ना, जो सब्सटेंस बन रहा है ना, तो वो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू दैट रिएक्टेंट, मतलब
प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को हम डिवाइड करेंगे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, और सारे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर एक पावर रहेगा, ठीक है। और वो पावर कितना रहेगा, जो उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा रेस्पेक्टिव, एक उसी और का नहीं, जो कंपाउंड बना है ना, और जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है उसका जो अपना कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसी को हम लोग यूज करेंगे पावर के रूप में, ठीक है। यही हुआ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो चीज़ बताता है कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो अलग चीज़ है, अगर रिएक्शन हो रहा है इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हम लोग बोलते हैं उसको रिएक्शन कोसेंट, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, इसका वैल्यू जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यही कह रहा है कि जो ये रेशियो है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, इसका जो रेशियो निकालेंगे वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। और इस कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को हम दो तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये इसको हम लोग QC से डिनोट करते हैं और KC से डिनोट करते हैं। QC से डिनोट, इस कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को QC से भी डिनोट करते हैं और KC से भी। QC से कब करते हैं, जब इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को QC से डिनोट करेंगे। हम इसी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो को KC से डिनोट करेंगे जब इक्विलिब्रियम में रहेगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, समझ गया। तो यही दो नोटेशन को यूज करना है। अब इसका एप्लीकेशन होगा। कितना टाइम हुआ?